हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और जुडिशरी प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का आप प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जुडिशरी क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम आईपीसी की क्लास को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो आइए उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने सेक्शन 1 से 52A काफ़ी सेक्शनों को सीख लिया था, पढ़ लिया था, समझ लिया था। आज हम नया जो चैप्टर है आईपीसी का चैप्टर 3 जो बात करता है दंडों के विषय में। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चैप्टर 3 दंडों के विषय में, यानी दंडों के बारे में बताता है कि दंड किसी भी क्रिमिनल को कितने प्रकार के दिए जा सकते हैं, कौन कौन से दिए जा सकते हैं, उनके बारे में क्या प्रोविज़न है, ये सब आईपीसी का चैप्टर 3 जो है बताता है। और ये चलता है सेक्शन 53 से 75 में। यानी आपको ये याद रखना है कि आईपीसी का चैप्टर 3 कहाँ से कहाँ तक चलता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। तो सेक्शन 53 से 75 तक जो है दंडों के विषय में बताया गया है। तो आइए रीड करते हैं सेक्शन 53। सेक्शन 53 पनिशमेंट या दंड के बारे में प्रोविज़न करता है, जो बताता है कि अपराधी को, यानी कोई भी अपराधी है, अगर वो कोई क्राइम करता है तो कोर्ट के द्वारा या जज के द्वारा उसे किस प्रकार के दंडों में से दंडित किया जाएगा। यानी उन प्रकारों को सेक्शन 53 में बता दिया गया है। यानी कोई भी कोर्ट या जज जो है किसी भी क्रिमिनल को उन दंडों से ही दंडित कर सकता है जो सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। वह अपनी मर्जी से कोई भी दंड किसी भी क्रिमिनल को नहीं दे सकता है। तो सेक्शन 53 यही बात करता है कि आपको 5 प्रकार के दंड जो दिए जाते हैं, यानी आईपीसी में पहले 6 थे लेकिन एक निश्चित हो चुका है, और उसके बाद 5 प्रकार के दंड आईपीसी में बताए गए हैं सेक्शन 53 में। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये भी बन जाता है कि आईपीसी में कितने प्रकार के दंड बताए गए हैं। तो आपको लिखना है कि 5 प्रकार के दंड जो है आईपीसी में बताए गए हैं। तो आइए रीड करते हैं हम डायरेक्ट। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पहला जो है आईपीसी में मृत्यु दंड का प्रावधान है। दूसरा आजीवन कारावास का प्रावधान है। तीसरा जो है निश्चित हो चुका है 1949 में, यानी निर्वासन का दंड था जिसमें काला पानी इस तरह की जो है सजाएं दी जाती थी, लेकिन वह अब बंद हो चुकी है। उसका कोई जो है अब जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये निश्चित हो चुका है। चौथा जो दंड दिया गया है कारावास का, यानी इम्प्रिजमेंट का, यानी किसी भी अपराधी को कारावास का दंड जो 2 तरह का हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है 2 भांति का हो सकता है। जैसे पहला कठिन कारावास जो श्रम के साथ होगा, दूसरा सादा कारावास, यानी जो कारावास दिया जा सकता है वह कठोर भी हो सकता है और सादा भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, यानी कुछ पार्ट कठोर हो सकता है, कुछ पार्ट सादा हो सकता है। तो ये चौथा प्रकार है दंड का। उसी तरह से 5वां प्रकार है संपत्ति का संप्रण, यानी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाना कोर्ट के द्वारा। तो ये संपत्ति का संप्रण भी एक दंड का प्रकार है। ये जो प्रॉपर्टी जब्त की जाती है किसी भी अपराधी की, तो वह हमेशा राज्य के पास होती है, यानी राज्य के स्वामित्व में होती है। तो इस तरह से ये 5वां दंड का प्रकार है। और छठा जो अंतिम है जुर्माना, जो सबसे कम गंभीर अपराध जो होते हैं, छोटे अपराध होते हैं, उसमें केवल फाइन ही लगाया जाता है। तो इस तरह से 5 प्रकार के जो पनिशमेंट हैं वह आईपीसी में दिए गए हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा जो है कारावास का जो कठिन और सादा हो सकता है, 5वां संपत्ति का जो है संप्रण, छठा जुर्माना, और एक निश्चित हो चुका है जो निर्वासन का है, सेक्शन जो 1949 में ये निश्चित हो चुका है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि जैसे ये तो 5 टाइप हैं, लेकिन मृत्युदंड जो है उसके बारे में क्या क्या प्रोविज़न है आईपीसी में, इनको भी हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिटेल से। तो पहले तो दंड की अवधारणा को समझ लेते हैं कि दंड क्यों दिया जाता है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर एक हैंड नोट है कि सेक्शन 53 में दंड जो दिया जाता है वह दंड किसी भी नियम के उल्लंघन के लिए आरोपित किया जाता है। ये समाज के नियमों के उल्लंघन के लिए एक प्रतिशोध की तरह होता है। यानी समाज में अगर कोई किसी पीड़ित व्यक्ति के साथ कोई क्राइम होता है तो उस प्रतिशोध की भावना में अपराधी को दंड दिया जाता है, क्योंकि नियम समाज की सुरक्षा और शांति के लिए बनाए जाते हैं। अगर सुरक्षा शांति नहीं रहेगी तो जो अपराधी पनपेंगे, और उनको डराने के लिए, उनको रोकने के लिए जो है कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो है दंड दिया जाता है। और इनका उल्लंघन, यानी समाज के नियमों का उल्लंघन, विधि के बनाए गए नियमों का उल्लंघन दंडनीय है। एक धारणा और है कि दंड न तो अनावश्यक कठोर होना चाहिए, न ही अत्यधिक उदार होना चाहिए। यानी दंड इस तरह का भी नहीं होना चाहिए कि वह
बहुत ही ज़्यादा कठोर हो और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो इतना उदार हो, यानी वो मध्यम स्तर का होना चाहिए, जिससे एक एग्जाम्पल मिले समाज को, अपराधियों को। तो यही उदाहरण दंड का जो है एक अस्तित्व बताती है कि दंड क्यों दिया जाता है अपराधियों को, एक दृष्टांत के रूप में दिया जाता है जो दूसरों के लिए दृष्टांत बने कि वह इस तरह का जो कृत्य जो अपराध की श्रेणी में आता है वह न करे। यही दंड का उद्देश्य है। तो ये हो गया हमारा। अब हम जान लेते हैं कि मृत्यु दंड, यानी पहला जो सबसे कठोर जो दंड अपराधी को दिया जाता है सेक्शन 53 के अकॉर्डिंग, वह है मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंड के बारे में काफ़ी सेक्शन है आईपीसी में जिनमें मृत्यु दंड का प्रावधान है। जैसे भारत सरकार की यहाँ पर आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। जैसे भारत सरकार के विरुद्ध अगर कोई युद्ध करता है या करने का प्रयास करता है या दुष्प्रेरण करता है तो उसमें जो सेक्शन 121 के अकॉर्डिंग जो है डेथ पेनल्टी है। उसी तरह से विद्रोह करना जिसके कारण जो है हमारे राष्ट्र में विद्रोह उत्पन्न हो जाए, सेक्शन 132 में है। उसी तरह से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना जिससे निर्दोष व्यक्ति को क्या हो, मृत्यु दंड, यानी कोई इस तरह का साक्ष्य करता है मिथ्या रूप से जिससे कोई निर्दोष व्यक्ति है उसको ऐसी सज़ा कोर्ट के द्वारा दे दी जाए जो मृत्यु दंड हो। तो इस तरह का जो अपराध किया जाता है किसी व्यक्ति द्वारा वो मृत्यु दंड की श्रेणी में आता है, यानी उसको मृत्यु दंड दिया जा सकता है। उसी तरह से हत्या का जो है कोई कृत्य किया जाता है तो उसमें 302 आईपीसी में मृत्यु दंड का पनिशमेंट दिया जा सकता है। उसी तरह से आजीवन कारावास के अपराधी द्वारा अगर हत्या का प्रयत्न किया जाता है, यानी आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का कोई अभियुक्त है उसके द्वारा हत्या कर दी जाती है, सेक्शन 303, तो उसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य AIR 1983 सुप्रीम कोर्ट 473 के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट था उन्होंने आईपीसी का जो सेक्शन 303 था उसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है घोषित किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया था। तो इस तरह का जो मैटर था आजीवन कारावास के अगर अपराधी द्वारा हत्या का प्रयत्न किया जाता है तो असंवैधानिक श्रेणी में भी आता है। तो ये इस तरह का मृत्युदंड जो है उसके बारे में ये प्रावधान है। इस तरह से बालक, पागल या उन्मुक्त कोई व्यक्ति है उसको आत्महत्या के लिए प्रेरित करना, सेक्शन 305 में जो है जिसमें डेथ पेनल्टी के है। हत्या सहित डकैती है 396। आजीवन निर्दोष द्वारा हत्या का प्रयत्न करना जिससे उपहति कारित हो 307। मुक्तिदंड मांगने के लिए व्यापरण करना 364 है। तो इस तरह से ये आपको एक लिस्ट है जो ध्यान रख सकते हैं आप कि मृत्युदंड के प्रोविज़न आईपीसी में कहाँ कहाँ पर मुख्य रूप से दिए गए हैं। तो इस तरह से ये हुआ। अब हमारा जो सेक्शन दूसरा जो दंड का प्रकार है जैसा कि आपको दिख रहा है आजीवन कारावास, यानी लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी जीवन पर्यंत किसी अपराधी को जेल में काटने होंगे। तो वो दूसरा प्रकार है। पहला मृत्युदंड, फिर सेकंड लेवल पर जो है कम गंभीर से है अपराध तो दूसरा आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। तो इसके बारे में भी हम एक थोड़ी सी डिटेल जानते हैं। जैसे आजीवन कारावास की अवधि क्या हो सकती है, यानी इसमें लिखा हुआ है शब्द कि लाइफ इम्प्रिजमेंट, यानी आजीवन कारावास, यानी आजीवन व्यक्ति तक, जब तक जीवित रहता है व्यक्ति तो उसको कारावास। तो इसके बारे में क्या बताया गया है देखते हैं कि इसकी अवधि क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये देखा गया है कि आजीवन कारावास की अवधि के संबंध में कुछ भ्रांतियां हैं। जैसे कि आजीवन कारावास 14 साल का होता है या 20 साल का होता है, लेकिन ये सब गलत फहमी है क्योंकि आजीवन कारावास का अर्थ है सजा पाने वाले व्यक्ति अपने बचे हुए जीवन काल तक जेल में रहेगा। ये आपको यहाँ क्लियर कर लेना है कि आजीवन कारावास के संबंध में इस तरह की जो भ्रांतियाँ हम पढ़ते हैं सुनते हैं कि आजीवन कारावास 14 साल का होता है या 20 साल का होता है, ये सब गलत फहमी है। आजीवन कारावास का जो अर्थ है सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति का बचा हुआ जीवन जितना भी है वो जेल में काटेगा, यही आजीवन कारावास का अर्थ है। जब कोई अदालत किसी अपराध के लिए किसी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाती है तो विधि के समक्ष इस सज़ा की अवधि का अर्थ है सज़ा पाने वाले व्यक्ति की अंतिम सांस तक होता है, अर्थात वह व्यक्ति अपने शेष जीवन के लिए जेल में रहेगा। यह आजीवन कारावास का अर्थ है जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई कोर्ट डिसीजन में भी की थी। जैसे आपको यहाँ पर साइड में दिखाई दे रहा है, A question that has often been asked is as
to what is the exact term of imprisonment for life. The matter came up before the Supreme Court in Gopal Vinayak Godse वर्सेस स्टेट। याद रखें, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट का जो मामला था सुप्रीम कोर्ट, इसमें डिसाइड किया गया था कि द लाइफ इम्प्रिजमेंट, यहाँ से द लाइफ इम्प्रिजमेंट मीन्स एन इम्प्रिजमेंट दैट कंटिन्यू टिल द लाइफ ऑफ कन्विक्ट एंड इज नथिंग लेस। यानी किसी अपराधी को अगर आजीवन कारावास का दंड दिया जाता है तो आजीवन कारावास का अर्थ सिर्फ और सिर्फ ये है कि टिल द लाइफ ऑफ द कन्विक्ट, यानी अभियुक्त की मृत्यु, तो यानी जब तक उसका जीवन है, जब तक आजीवन कारावास की उसको सज़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये गोपाल जो नायक गोडसे का मैटर था, गोपाल नायक गोडसे का जो विनायक गोडसे वर्सेस स्टेटों का मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। तो सिंस द स्पान ऑफ लाइफ इज अनसर्टेन, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ इज नॉट ए इम्प्रिजमेंट फॉर ए फिक्स्ड टर्म। यानी जो आजीवन कारावास का जो दंड दिया जाता है वो एक निश्चित अवधि के लिए कभी भी नहीं होता है, वो जीवन पर्यंत उसको जेल में रहना है, यही इसका अर्थ है। द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड द व्यू in the करतार सिंह वर्सेस स्टेट in भागीरथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, the Supreme Court said the imprisonment for life is a sentence for the term of one life। यानी एक व्यक्ति का पूरे जीवन तक आजीवन कारावास है। इस मामले में भी डिसाइड किया गया, जो केस था कि करतार सिंह वर्सेस स्टेट या भागीरथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, इन मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ का मतलब है कि एक पूरे जीवन की लाइफ। उसी तरह से मारू राम वर्सेस स्टेट, द सुप्रीम कोर्ट रूल द सेक्शन विल अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली। तो ये मारू राम में ये बताया गया था। इस तरह ही विभिन्न केस लॉ हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें इस धारणा को स्पष्ट किया गया कि आजीवन कारावास की अवधि क्या हो सकती है। तो आजीवन कारावास की अवधि जो है, सज़ा पाने वाला जो व्यक्ति है उसके बचे हुए जीवन काल तक जेल में रहना है। तो ये हमारा क्लियर हुआ। अब यहाँ पर एक टर्म हो रहा है कि जैसे कई बार हम सोचते हैं कि सज़ा को कम करने का अधिकार, यानी सज़ा कम कर दी जाती है किसी आजीवन कारावास का कोई अभियुक्त है या जेल में सज़ा काट रहा है, तो उसके बारे में भी प्रोविज़न यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे कई बार हम देखने में आया है कि आजीवन कारावास पाए गए व्यक्ति को 14 साल या 20 साल की सज़ा काटने के बाद रिहा कर दिया गया है, हालांकि उसे आजीवन कारावास के रूप में अपना पूर्ण जीवन कारावास में बिताने की सज़ा मिली थी। लेकिन समुचित सरकार निश्चित मापदंडों पर किसी व्यक्ति को सज़ा को कम कर सकती है। यानी समुचित सरकार के पास पावर है। समुचित सरकार का मतलब केंद्र सरकार या ऐसे मामले जिस पर जो है संघ की कार्यपालक का जो शक्ति उसका विस्तार है, तो उन मामलों में समुचित सरकार यानी राष्ट्रपति में नीति होती है। तो इस तरह के मामले जो कई बार देखने में आया कि 14 जो आजीवन कारावास का जो अभियुक्त है जो सज़ा काट रहा है, उसकी सज़ा को कम करके 14 साल 20 साल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये एक कंडीशन है जहाँ पर जो समुचित सरकार है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, वह निश्चित मापदंडों पर किसी व्यक्ति की सज़ा को कम करने की अपनी पावर रखती है। यही कारण है कि हम सुनते हैं कि आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे व्यक्ति को 14 साल या 20 साल बाद रिहा हुआ है। इसी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 55 और 57 में जो है यही प्रोविज़न दिए गए हैं। सेक्शन 55 और सेक्शन 57 में दंडादेश की कमी करने का जो अधिकार है उसके बारे में बताया गया है। तो उसको भी हम रीड कर लेते हैं। जैसे आप आ जाइए, जैसे सेक्शन 55 आ गया है आपकी स्क्रीन पर। इस अधिनियम की धारा 55 कहती है, आईपीसी की मतलब आईपीसी का सेक्शन धारा 55 कहती है कि हर मामला जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो अपराधी की सम्मति के बिना, अब यहाँ बोला गया अपराधी की कंसेंट के बिना भी धारा 55 के अकॉर्डिंग किसी अगर अपराधी को आजीवन का लाइफ इम्प्रिजमेंट का दंड दिया गया है तो अपराधी की कंसेंट के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक न हो, यानी मिनिमम 14 वर्ष तक तो है, इससे कम नहीं कर सकती कन्वर्ट, 14 वर्ष कर सकती है। तो दोनों में से किसी भी भांति कारावास में, दोनों में से मतलब कठोर भी या सादा भी, यानी 14 वर्ष प्लस सश्रम कारावास जो कठोर भी हो सकता है और सिंपल भी हो सकता है, दोनों कंडीशन में वो कन्वर्ट कर सकती है किसी अपराधी को। कौन कर सकती है? समुचित सरकार, जैसे राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। तो इस तरह से सेक्शन 55 जो है प्रोविज़न करता है।
यह समुचित सरकार से तात्पर्य ऐसी सरकार से है जिसके अंतर्गत मामला जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार, यानी राज्य के मामलों में राज्य सरकार जिसमें राज्य की कार्यपालक शक्ति का विस्तार है जैसे राज्यपाल में, और संघ के मामले में जैसे ऐसे सब्जेक्ट मैटर जो जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है तो उसमें केंद्र सरकार या संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। तो इस तरह के ये एक टर्म है जो आपको समझने होंगे कि कब जो है किसी आजीवन कारावास के अभियुक्त की सज़ा को कम किया जा सकता है। तो सेक्शन 55 और 57 आईपीसी में ये प्रोविज़न है। इसी तरह सीआरपीसी में भी प्रोविज़न है जो हम पढ़ेंगे। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की 57 किसी प्रयोजन हेतु, अब यहाँ पर ये तो 55 थी, अब 57। इस प्रकार भारतीय दंड संहिता की धारा 57 किसी प्रयोजन हेतु आजीवन कारावास की गणना के संबंध में है, यानी ये बताती है कि आजीवन कारावास की जो गणना है उसके बारे में प्रोविजन करती है। दंडाविधियों की भिन्नों की गणना सेक्शन 57 तो ये बताती है कि दंडाविधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के तुल्य माना जाएगा। यानी आजीवन कारावास की जब भिन्नों की तुलना की जाएगी तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के तुल्य माना जाएगा, ये बता दिया गया है सेक्शन 57 में। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रोविजन आईपीसी में दिए गए हैं। लेकिन ये नहीं समझे आप कि आजीवन कारावास जो है केवल 14 वर्ष 20 वर्ष होता है, वो दंडों को कम किया जा सकता है समुचित सरकार के द्वारा। जैसे कन्वर्ट कर सकती है 14 मिनिमम 14 वर्ष, अगर कन्वर्ट करती है समुचित सरकार तो 14 वर्ष मिनिमम कर सकती है, और वो किसी भी प्रकार का कर सकती है, कठोर भी कर सकती है, सादा वर्ष करती है। और इसको तो आईपीसी में सेक्शन 57 बोलता है कि दंडाविधियों की भिन्नों की जब गणना करेंगे तो आजीवन कारावास को 20 वर्ष के, यानी ये फिक्स तो है कि 20 वर्ष से कम तो नहीं होगा, 20 वर्ष तो इसे मानेंगे ही सही, और कम से कम करना चाहे तो 14 वर्ष, यानी आजीवन कारावास को माने तो 20 वर्ष, गणना करें तो 20 वर्ष, और समुचित सरकार करना चाहे किसी रेयर कंडीशन में कि किसी अभियुक्त का आचरण इतना अच्छा है कि उसकी अब कर देनी चाहिए तो सेक्शन 55 के अकॉर्डिंग 14 वर्ष तक कर सकती है मिनिमम, इस 14 वर्ष से कम नहीं, 14 वर्ष तो उसको काटने ही पड़ेंगे जेल में। तो ये प्रोविज़न आईपीसी में दिए हुए हैं। इसी तरह से सीआरपीसी की बात कर लेते हैं। सरकार कर सकती है सज़ा में कमी, ये बोला गया है यहाँ। जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं कि सरकार कर सकती है सज़ा में कमी, तो सीआरपीसी में भी क्या बताया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 याद रखें। सीआरपीसी सेक्शन 433 में समुचित सरकार द्वारा दंडादेश के लघुकरण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर भी समुचित सरकार के द्वारा जो दंडादेश का जो कन्वर्टेशन है, लघुकरण है, उसके बारे में प्रोविज़न किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 433 कहती है, क्या कहती है कि दंडादेश के लघुकरण की शक्ति समुचित सरकार के दंडादेश व्यक्ति में सम्मति के बिना कर सकती है। यानी दंडादेश का जो लघुकरण है वो समुचित सरकार अपराधी की कंसेंट के बिना, सम्मति के बिना कर सकती है। जैसे इसमें पहला प्रोविज़न दिया गया है ए, बी, सी और डी। तो पहला है मृत्यु दंडादेश का भारतीय दंड संहिता द्वारा उपबंधित किसी अन्य दंड के रूप में लघुकरण कर सकती है। यानी मृत्यु दंडादेश अगर किसी अपराधी को दिया गया है तो उसमें अन्य दंड में कन्वर्ट कर सकती है कौन, समुचित सरकार। उसी तरह से आजीवन कारावास के दंडादेश का लघुकरण 14 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास या जुर्माने के रूप में कर सकती है। जैसे ये बताया कि लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया है तो उसको 14 वर्ष से अनधिक यानी 14 वर्ष तक के कारावास में कन्वर्ट कर सकती है, जुर्माना कर सकती है, दोनों में से किसी भी प्रकार में कन्वर्ट कर सकती है। उसी तरह से कठिन कारावास के दंडादेश का ऐसी अवधि के सादा कारावास में, यानी कठोर कारावास किसी अपराधी को दिया गया है तो उसको सादा कारावास में कन्वर्ट कर सकती है समुचित सरकार, और जुर्माने या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है, फाइन लगाकर जो है उस पर भारी भरकम जुर्माना लगाकर कन्वर्ट कर सकती है। उसी तरह से सादा कारावास का जो अगर दंडादेश दिया गया है तो उसको जुर्माने के रूप में लघुकत कर सकती है। किसी अपराधी को अगर सादा कारावास दिया गया है जेल में तो उसको कन्वर्ट कर सकती है वह जुर्माने के रूप में। तो ये सब सीआरपीसी के सेक्शन 433 जो है उसमें प्रोविज़न है जो बताते हैं कि समुचित सरकार के पास एक पावर है जो लघु कर सकती है मृत्युदंड को, आजीवन कारावास को, कारावास की सज़ा को और जुर्माने में। तो ये सभी प्रोविज़न, सारी शक्ति जो है सीआरपीसी में 433 के अकॉर्डिंग समुचित सरकार में निहित है। तो इस तरह से जो उक्त प्रावधान किए गए हैं, ये सारे जो प्रावधान किए गए हैं तब सरकार को सज़ा का लघुकरण करने की एक पावर देते हैं, जो अच्छे आचरण के आधार पर आजीवन कारावास की सज़ा पाने वाले कई ऐसे लोगों को कई साल तक
की सज़ा के बाद सरकार उनकी सज़ा का लघुकरण कर उन्हें रिहा कर सकती है। तो ये विभिन्न प्रावधान है जो अभियुक्त के हित में है। तो इस तरह से ये हमने समझा कि आईपीसी में कहाँ प्रोविज़न है, सीआरपीसी में कहाँ प्रोविज़न है। तो इस तरह की अवधि क्या हो सकती है, मृत्युदंड के बारे में क्या प्रोविज़न है, दंड क्या होता है, तो ये सब हमने समझा। तो हमने पहला क्रम हमारा कंप्लीट हो गया, मृत्यु, दूसरा आजीवन कारावास। अब आता है तीसरा प्रोविज़न जो है कारावास का दंड। ये याद रख लें कि मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास। और ये भी याद रखें कि आजीवन कारावास हमेशा कठोर होता है, ये सादा नहीं होता। यानी किसी भी अपराधी को अगर आजीवन कारावास का पनिशमेंट दिया जाता है तो वह कठोर हो सकता है, कठोर ही होगा, ये याद रखें। और कारावास का जो दंड दिया जाता है वह सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, श्रम के साथ भी हो सकता है, श्रम के साथ नहीं भी हो सकता है। लेकिन आजीवन कारावास का अगर किसी अपराधी को पनिशमेंट दिया जाएगा तो वह हमेशा कठोर होगा, रिग्रेस होगा। अब हम जानते हैं कारावास। तो यहाँ दो तरह के कारावास दिए जा सकते हैं न्यायालय द्वारा, जैसे कठिन, सादा। इसके बारे में भी हम थोड़ा डिटेल से समझते हैं। जैसे हमारी स्लाइड आ गई है, ये कारावास कठोर और सादा दोनों प्रकार का हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। तो इसमें आईपीसी में काफ़ी जो सेक्शन है, जैसे 194 आपको दिखा रहा है, उसमें आपको जो है रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है, 449 है, उसमें रिग्रेस इम्प्रिजमेंट है। तो ये पनिशबल विद रिग्रेस इम्प्रिजमेंट ओनली विदाउट एनी अल्टरनेट ऑफ सिंपल इम्प्रिजमेंट। यानी इन सेक्शनों में अगर किसी अपराधी को पनिशमेंट दिया जाता है 194, 449, तो ये ओनली फॉर रिग्रेस यानी कठोर कारावास है, विदाउट एनी किसी भी प्रकार की आपको सिंपल इम्प्रिजमेंट यानी सादा कारावास के, बिना किसी सादा कारावास के आपको कठोर कारावास भोगना होगा 194 और 449 में अगर आप ऑफेंस करते हैं। उसी तरह से सिंपल इम्प्रिजमेंट भी दिया जा सकता है, यानी कारावास जो है कोर्ट पर निर्भर होता है कि वो किस अपराधी में किस अपराधी के लेवल का है, यानी उसने किस अपराध की मात्रा तक अपराध किया है, तो उस पर वो कारावास देता है। तो कारावास जहाँ पर भी दिया जाएगा तो वो कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। जैसे 194 में अगर कोई अपराधी है तो वो क्या होगा, कठोर होगा। 449 में अपराधी है तो कठोर होगा। इसी तरह से सिंपल इम्प्रिजमेंट के भी सेक्शन है जिनमें अपराध किया जाता है, तो उसमें सादा दिया जा सकता है या कठोर, दोनों दिया जा सकता है। यानी कुछ भाग कठोर दिया जा सकता है, कुछ सादा दिया जा सकता है। जैसे ये सेक्शन की लिस्ट है आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये वाला। तो एन ऑफेंडर इज पनिशबल विद सिंपल इम्प्रिजमेंट ओनली एंड नॉट रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। यानी ऐसे अपराधों की लिस्ट या ऐसे अपराध जिनमें केवल सिंपल जो है कारावास यानी सादा कारावास ही अपराधी को दिया जा सकता है, इसमें कठोर कारावास का कोई पार्ट नहीं है। जैसे 168, 169, 172, 173 ETC जो आपको यहाँ लिस्ट दे रखी है, इनमें सिंपल इम्प्रिजमेंट ही दिया जा सकता है किसी अपराधी को, ये सेक्शन है। तो इस तरह से कारावास की बात की गई है कि कारावास किस प्रकार का कोर्ट दे सकता है। तो कारावास जो है अगर किसी को दिया जाता है, इम्प्रिजमेंट दिया जा सकता है, तो वो कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, या दोनों भी दे सकते हैं। जैसे कुछ भाग जो है कठोर होगा, कुछ भाग सादा होगा। तो इस तरह का पनिशमेंट कारावास में दे सकते हैं। लेकिन अगर आजीवन कारावास दिया जाता है तो वो हमेशा कठोर होता है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। लेकिन कारावास दोनों तरह का हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है। तो ये तीसरा जो टाइप है दंड का। इसी तरह से अब आता है हमारा पांचवा टाइप, संपत्ति का संप्रण, यानी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाना। और कभी भी प्रॉपर्टी को जब जब्त किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो राज्य के स्वामित्व में यानी राज्य के कब्जे में होगी। वो चाहे उसका विक्रय करे, किसे भी करे, उसका उपयोग में ले, लेकिन वो राज्य के कब्जे में होगी। तो ये भी एक दंड का प्रकार है जब किसी अपराधी की पर जो है आगे वैसे बहुत कम प्रचलन में है, लेकिन ये भी एक दंड का प्रकार है कि भारतीय दंड संहिता में जैसे काफ़ी सेक्शन है जिनमें संपत्ति को फोरफीचर कर लिया जाता है, संपत्ति का संप्रण कर लिया जाता है। और ये चौथा प्रकार है। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 126, 127, 169, 263A, इसके तहत जो अपराधों के लिए विशिष्ट संपत्ति को जब्त करने की सजा के बारे में प्रोविजन है। इन धाराओं में आप जब जाके पढ़ेंगे तो यहाँ पर विशिष्ट प्रकार की संपत्ति को कोर्ट के द्वारा जब्त करने के लिए पनिशमेंट दी जाती है। उसी तरह उच्च प्रकृति के जो अपराध हैं और मौत की सजा देने वाले अपराध हैं के लिए पहले 61 और 62 के तहत निपटाए गए संपत्ति का पूर्ण जब्ती भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 द्वारा समाप्त कर दी गई है। यानी जो
हाई लेवल के गंभीर जो अपराध होते हैं जिसमें मौत की सज़ा दी जाती है किसी अपराधी को, तो उसमें पहले 61 और 62 जो आईपीसी के सेक्शन है, निपटाए गए संपत्ति का पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाता था। लेकिन भारतीय दंड संहिता संशोधन अधिनियम 1921 है, उसके द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया था इनमें। लेकिन अब करंटली जो प्रचलन में, जैसा कि आपको यहाँ सेक्शन है 126, 127, 169, 263A, इसके अंतर्गत प्रोविजन है, आप यहाँ पर जाकर रीड कर सकते हैं कि आईपीसी में संपत्ति के संप्रण से संबंधित कहाँ पर है, यानी इनको जब्त कर लिया जाता है। पहले 61, 62 के अंतर्गत निपटाए में भी था, जिसमें मौत की सज़ा जो अपराध किसी को दी जाती थी, उसमें संपत्ति को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाता था। लेकिन संशोधन अधिनियम जो था आईपीसी का 1921 के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। उसी तरह से एक कोर्ट का डिसीजन है, यहाँ पर आप देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में ब्रजलाल बनाम राज्य का एक मैटर था, जिसमें अपराध के एक हथियार को जब्त करना, यानी किसी मैटर में अपराध का जो एक हथियार है उसको जब्त करना, संहिता की धारा सेक्शन 53 के अंतर्गत दंड में संपत्ति का जब्तीकरण नहीं है। यानी अगर ये राजस्थान उच्च न्यायालय ने डिसाइड किया था कि अगर अपराध में अगर हथियारों को जब्त कर लिया जाता है तो वो फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी की कैटेगरी में नहीं आता है, उसके अंतर्गत पनिशमेंट के अंडर नहीं आता है सेक्शन 53 में। ये आपको यहाँ क्लियर कर लेना है। तो ये एक वाद है जिसके द्वारा एक स्थिति को स्पष्ट किया गया है। तो इस तरह से ये चौथा टाइप है संपत्ति का संप्रण, या पनिशमेंट का टाइप है चौथा संपत्ति का संप्रण। तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया संपत्ति का संप्रण, पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा संपत्ति का संप्रण। और छठा टाइप दे रखा है इसमें जुर्माना, फाइन। ओनली फाइन, किसी भी अगर क्राइम होता है तो केवल अपराधी पर फाइन लगाया जाता है। तो ये बहुत कम गंभीर जो कैटेगरी के अपराध होते हैं उसमें न्यायालय द्वारा केवल जुर्माने का जो है दंड लगाया जाता है। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे जुर्माना, कारावास या जुर्माना दोनों यानी कारावास भी किसी अपराधी को दिया जा सकता है, या जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या दोनों भी लगाया जा सकता है, यानी कारावास या जुर्माना दोनों। तो इसमें दंड प्रकार सकता है कि कई धाराएं हैं, उसके अंतर्गत ये इस तरह के पनिशमेंट दिए गए हैं जिसमें किसी अपराधी को केवल फाइन लगाया गया है, ये कारावास लगाया गया है, ये कारावास के साथ जुर्माना लगाया गया है, तो कारावास या जुर्माना दोनों लगाया गया है। इस तरह के काफ़ी सेक्शन जो हमें देखने को मिलेंगे जिसमें फाइन लगाया जाता है। दंड का ये पांचवा प्रकार है। और न्यायालय को ये अधिकार दिया गया है कि वे जो भी सज़ा सुनाते हैं वो उपरोक्त में से जो भी उपयुक्त हो उसे जुर्माना उस पर लगा सकता है। ये प्रोविज़न आईपीसी में है। जुर्माना लगाते समय न्यायालय को कई महत्वपूर्ण कारकों जो है उन पर ध्यान रखना होता है। यानी किसी भी अपराधी पर जब वो जो निर्णय देते हैं कि तो जुर्माना लगा रहे हैं, तो जुर्माना लगाते समय अपराधी जो कोर्ट है उसको कई प्रकार की कंडीशन है उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे अपराध की प्रकृति उसने क्या की है, अपराधी की भुगतान करने की क्षमता है या नहीं, जुर्माना लगाने की उपयोगिता उसमें शामिल है या नहीं। तो कई प्रकार की कंडीशन होती है। ऐसा ना हो कि एक बहुत रिक्शा चालक है, उसके पास इतने पैसे ही ना हो जितना जुर्माना चुका सके, तो उसकी कंडीशन, या एक बड़ा बिजनेसमैन है जिसने कोई क्राइम किया उस पर जुर्माना लगाया जाए तो उस पर कितना लगाया जा सकता है। तो कभी कई से कंडीशनों को ध्यान में रखते हुए जुर्माना लगाया जाता है। लेकिन ये नहीं है कि मान लीजिए आपका जुर्माना पैसे देने के लिए या जुर्माना भुगतने के लिए आपके पास साधन नहीं है तो आप सज़ा से बच जाएंगे, आपको जुर्माना तो चुकाना ही होगा। ये फाइन का एक दंड का प्रकार है। और इसमें काफ़ी सेक्शन है जिसमें आईपीसी में, जिसमें जैसे अनलिमिटेड, यानी जुर्माना अनलिमिटेड लगाया जा सकता है कोर्ट द्वारा। लेकिन इसमें बोला गया है कि जुर्माना जो लगाया जाता है वो अनलिमिटेड लगा सकते हैं, लेकिन अमर्यादित, यानी इतना भी नहीं जो मतलब संभावनाओं से परे हो, जो चुकाने में असमर्थ हो। तो यही बताएगा कि न्यायालय को जब जुर्माने का जो पनिशमेंट दिया जाता है किसी भी अपराधी को, तो उससे कई प्रकार के टर्म्स पर है उसको रीड करना होता है, ध्यान देना होता है। जैसे अपराध की प्रकृति क्या है, अपराधी की भुगतान करने की क्षमता, जुर्माना लगाने की उपयोगिता है या नहीं, ये सभी कंडीशनों पर विचार करना होता है कोर्ट को। उसके बाद ही डिसाइड करना होता है जुर्माना लगाने के बारे में। यहाँ पर आपको एक लिस्ट दी गई है। जैसे अनलिमिटेड फाइन के सेक्शन है, जैसे प्रोविजन हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 155, 156, 170G। ये जो है अनलिमिटेड अमाउंट के बारे में बात करते हैं। ये सेक्शन में आप जाकर देखेंगे तो यहाँ असीमित जुर्माना लगाया जाता है इन सेक्शनों में, जैसे 155, 156, 171G। उसी तरह से फाइन लिमिटेड टू 1000 रुपीज़, यानी 1000 रुपये का जुर्माने वाले सेक्शन भी है 154 में। 294A मैक्सिमम लिमिट है।
उसी इसमें मिनिमम 1,000 रुपये तो आपको चुकाने ही पड़ेंगे। उसी तरह से 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है, जैसे सेक्शन 137, 171H, 171, 278 फॉर मैक्सिमम फाइन फॉर 500 रुपये ओनली, यानी इसमें 500 रुपये आपको जुर्माना लगाया जाता है। उसी तरह से 200 रुपये का फ़ाइन है, जैसे 263A, 283, 290, द मैक्सिमम लिमिट द फाइन हैज़ बीन फिक्स्ड 200 ओनली। तो इस तरह से काफ़ी सेक्शन है जिसमें आपको अनलिमिटेड जुर्माने के प्रोविज़न मिलेंगे। 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता वाले प्रोविज़न मिलेंगे, 500 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है वाले प्रोविज़न मिलेंगे, 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है वाले प्रोविज़न। तीन की लिस्ट हमने आपको प्रोवाइड करवा दी है, जिसमें आप रीड कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। तो इस तरह से हमने काफ़ी डिटेल को मतलब सेक्शन 53 एक छोटा सा सेक्शन है, उसमें केवल प्रकार बताए गए, लेकिन हम उसको डिटेल में मेंस की दृष्टि से रखते हुए रीड किया। तो ये 5 प्रकार, यानी पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा जो है निरसित हो चुका है, जो पहले काला पानी की सज़ा दी जाती थी, इस तरह के प्रोविजन निर्वासन का दंड दिया जा सकता था, तो 1949 में ये जो है निरसित हो चुका है। चौथा कारावास, दोनों तरह का हो सकता है, कठोर या सादा। पांचवा संपत्ति का संपरण, छठा जुर्माना। तो इस तरह से पहले 6 प्रकार थे, लेकिन उसमें से एक निरसित हो चुका है। तो 6 प्रकारों में से अब केवल 5 प्रकार के दंड जो है प्रवर्तन में है, जैसे पहला मृत्युदंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कारावास, और याद रखें कारावास हमेशा कठोर होता है, और कारावास ओनली कारावास ये सादा भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है। और चौथा है संपत्ति का संपरण, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाना, जो हमेशा राज्य के स्वामित्व में रहेगी, राज्य के अधीन रहेगी अगर प्रॉपर्टी कोर्ट द्वारा जब्त की जाती है। और जो है 5वां है जुर्माना, फ़ाइन लगा, ओनली फ़ाइन लगाना। तो उसकी काफ़ी डिटेल हमने भी पढ़ ली है, जिसमें फ़ाइन कई सेक्शनों में लगाया जा सकता है, आजीवन कारावास के साथ भी लगाया जा सकता है, कारावास के साथ भी लगाया जा सकता है, ओनली जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या बोथ दोनों भी लगाया जा सकता है, कारावास और फाइन। तो इस तरह के जो पनिशमेंट है कोर्ट द्वारा दिए जाते हैं। इस तरह से 5 प्रकार के टाइप जो है उनको हमने आज समझा जाना। तो इस तरह से सेक्शन 53 हमारा कंप्लीट हुआ, हमने सीखा। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम फिर से कुछ नया सीखेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।